So, how are you? We are discussing in our previous lecture about time dilation. Time dilation. And the expression we have developed is T is equal to T dash divided by square root 1 minus V square by C square. Although you know, but let me explain. T is the proper time observed by the ground observer. T dash is the relativistic time observed by moving observer. मूविंग ऑब्जर्वर मैं कहता हूं तो इसका अर्थ है उस वॉच द्वारा रिकॉर्डेड है, उस घड़ी द्वारा रिकॉर्डेड है जो वी वेलोसिटी से चल रही है। तो ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड टी डैश, और ये लागू होता है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इज लेस देन सी एंड कंपेरेबल टू सी एंड कंपेरेबल टू सी। प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा जाता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम डायलेशन, explain the meaning of different terms used, and so that it represents the real effect. ये वास्तविक घटना को भी एक्सप्लेन कर देता है। एक्सपेरिमेंटल कोई एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल जो पहले अनसॉल्व्ड थी उसको ये एक्सप्लेन कर देता है। तो उस तरह की ये घटना है जो होती है म्यू मेसान, और इस म्यू मेसान को हम कहते हैं म्यू मेसान पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है ये म्यू मेसान पैराडॉक्स, मैं बता दूं आपको। तो और कैसे टाइम डायलेशन की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया गया ये भी स्पष्ट आपको हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल जाता है एज फार एज द फार्मूलेशन ऑफ टाइम डायलेशन इज कंसर्न। म्यू मेसान तब क्रिएट होता है जब कॉस्मॉस से आने वाली हाई एनर्जी रेडिएशन, कॉस्मिक रेज जिनको कहते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती हैं तो एट ए हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ, at a height of 10 kilometer here, the height is about 10 kilometer, mu mesons are created here, mu mesons are created। कैसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उत्पन्न होता है, तो कैसे इसको नापा गया, तो म्यू मेसान की उपस्थिति या क्रिएशन या प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द कॉस्मिक रेज विद द एटमॉस्फेयर ये क्रिएट होते हैं। तो गुब्बारे छोड़े जाते थे, गुब्बारों में एपरेटस छोड़े जाते थे, रखे जाते थे, साइंटिस्ट बैठ के जाते थे और उन गुब्बारों की सहायता से इनके बारे में अध्ययन किया जाता था। तो म्यू मेसान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होता है। म्यू मेसान दे आर वेरी फास्ट मूविंग रेडिएशंस, इतनी फास्ट ये चलते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ म्यू मेसान, वेलोसिटी ऑफ म्यू मेसान is 0.998 c। c is the velocity of light, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का ये 0.998 पार्ट है। तो 0.998 c is the velocity of mu meson, almost with the velocity of light but slightly less। न्यूमेरिकल फिगर में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁸ से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 2.994। 3 × 8 24, 27 2 29, 27 2 29, this into 10⁴, 10⁸ meter per second। So this is the velocity with which the mu meson travels। लेकिन एक म्यू मेसान के साथ विशेषता और
जो अध्ययन के उपरांत प्राप्त हुई वो ये है कि ये बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। एंड द लाइफ टाइम, द टोटल टाइम ऑफ देयर लाइफ इज लाइफ टाइम केवल 2 माइक्रो सेकेंड का होता है, और 2 माइक्रो सेकेंड के बाद ये डीके कर जाते हैं। डीके माने समाप्त हो जाते हैं। आइदर दे गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और 2 माइक्रो सेकेंड के बाद म्यू मेसान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। म्यू मेसान ये पाया गया कि 10 किलोमीटर की लगभग पृथ्वी की सतह से ऊंचाई से ये प्रोड्यूस होते हैं, 2 माइक्रो सेकेंड तक एग्जिस्ट करते हैं, 0.998 सी की वेलोसिटी से चलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यदि सीधा पृथ्वी की तरफ ये चलें तो कितनी दूर आ पाएंगे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स अर्थ, सीधा पृथ्वी की तरफ यदि भाग के आए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स अर्थ, तो कितना चलेंगे, बड़ा स्पष्ट है। वेलोसिटी है इसकी 2.994। इस वेलोसिटी से 1 सेकंड में इतनी दूरी चलेंगे इंटू 10⁸। और कितने देर तक चल पाएगा, केवल 2 माइक्रो सेकंड तक। उसके बाद डिके कर जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए 2 माइक्रो सेकंड का अर्थ है 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। गुणा करें इसको तो लगभग 600 मीटर ये आएगा। देखिए 10⁸, 10⁻⁻6, 10⁻², ये दुगुना है, ये लगभग 3 मान ले तो 2 3 6 इंटू 10⁻², तो 600 मीटर के करीब ये चल पाएगा। सीधा म्यू मेसान उत्पन्न होने के बाद यदि सीधा पृथ्वी की तरफ दौड़े तो लगभग केवल 600 मीटर ही आकर के नष्ट हो जाएगा। 600 मीटर। मैं इस स्थिति को पुनः एक्सप्लेन कर दूं कि म्यू मेसान्स आर प्रोड्यूस्ड at a height of about 10 kilometer from the surface of the earth, from the sea level। ये 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न होता है। तो रिसर्च के उपरांत एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमिन किया गया कि दे आर वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग रेडिएशंस with a velocity of 0.998 c or 2.994 into 10⁸ meter per second, and they exist only for 2 microsecond। उसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। They get converted either into electron or in a positron, समाप्त हो जाते हैं। तो कुल 2 माइक्रो सेकंड तक चलेगा, इस गति से चलेगा। सीधा पृथ्वी की तरफ यदि दौड़े तो कुल 600 मीटर पृथ्वी की तरफ चल पाएगा। तो बात इतनी होती तो समाप्त हो जाती, कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। रिसर्च आपने किया और रिसर्च से निकाल लिया और देखा कि म्यू मेसान यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। 600 मीटर तक मिलता, उसके बाद नहीं मिलता, ये स्थिति आती। लेकिन ये पाया गया कि समुद्र के सतह पे भी, पृथ्वी की सतह पे भी म्यू मेसान पाए जाते हैं। अब ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई कि म्यू मेसान उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद सीधा पृथ्वी की तरफ दौड़ लगाया तो केवल 600 मीटर, 10 किलोमीटर से 600 मीटर नीचे आया, और उसके बाद से वो आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक कितना और हो सकता है, मान लीजिए जो यहाँ 9.5 किलोमीटर पर प्रोड्यूस हुआ तो 600 मीटर और नीचे आ जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर तक ही आ पाएगा, इसके नीचे आ नहीं पाएगा। तो आ नहीं पाएगा तो पृथ्वी की सतह पर ये पहुंचता कैसे? म्यू मेसान, हाउ डज इट बिकम एबल टू रीच टू द सी लेवल? सी लेवल तक ये कैसे पहुंचता है? तो चूंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली म्यू मेसान की उपस्थिति दर्ज की गई है, पाई गई है, तो इसीलिए हमको इसको कहते हैं म्यू मेसान पैराडॉक्स। म्यू मेसान के संबंधित यह विचित्र सी घटना जिसको साइंटिस्ट बहुत दिनों तक एक्सप्लेन करने का प्रयास किए, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और मैक्सिमम दूरी जो ट्रेवर्स करता है केवल 600 मीटर तक आ सकता था,
10 किलोमीटर चल करके इसको समुद्र की सतह पर पहुंचना तो असंभव था, ये संभव नहीं था, लेकिन पाया जाता है समुद्र की सतह पर। तो ये क्यों, कैसे, किस तरह से, बहुत सारे रिसर्च किए गए, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जब टाइम डायलेशन का सूत्र आइंस्टाइन ने डेवलप कर दिया, t इज इक्वल टू टी डैश डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो देखो ये वी स्क्वायर जिस वेलोसिटी से मेसान चलता है, वेलोसिटी ऑफ म्यू मेसान इज गिवन, वी इज नोन, टी डैश जिस वेलोसिटी से मेसान चलता है कितने समय तक, इस वेलोसिटी से केवल 2 माइक्रोसेकंड तक चलता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो द वैल्यू फॉर टी डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोसेकंड। तो इसलिए टी द डायलेटेड टाइम, द प्रॉपर टाइम, द टाइम रिकॉर्डेड बाय एक वैज्ञानिक जो लैब में बैठा हुआ है, जो स्टैटिक है, जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, उसके संदर्भ में टी की वैल्यू कितनी आएगी, इस टाइम डायलेशन के सूत्र से निकाला जा सकता है। तो देखिए पैरामीटर आपको दिया हुआ है, सूत्र का प्रयोग करेंगे, t इज इक्वल टू टी डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां पर टी डैश की वैल्यू म्यू मेसान की कुल लाइफ टाइम 2 माइक्रोसेकंड, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 सेकेंड, एंड v इज इक्वल टू 0.998 c, 0.998 c, and we have to determine the value for t. The time for the traverse of the mu meson with respect to एक साइंटिस्ट जो लैब में बैठा हुआ है, उसके संदर्भ में t की वैल्यू कितनी आएगी। मैं पुनः इसको एक्सप्लेन कर दूं। म्यू मेसान का कुल t डैश की वैल्यू है 2 माइक्रोसेकेंड, जिस समय तक वह इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस सूत्र में रखेंगे तो यह जो 2 माइक्रोसेकंड का समय है, ग्राउंड ऑब्जर्वर को जो साइंटिस्ट लैब में बैठा हुआ है उसको ये समय कितना दिखेगा, प्रॉपर टाइम कितना होगा, तो इस सूत्र की सहायता से निकाल। तो मैं ये विचार कर रहा था कि म्यू मेसान टी डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोसेकंड तक एग्जिस्ट करेगा, 2 माइक्रोसेकंड तक इस वेलोसिटी से चलेगा, तो वह साइंटिस्ट जो लैब में बैठा है, जो ग्राउंड ऑब्जर्वर की तरफ काम कर रहा है, उसके लिए वह प्रॉपर टाइम कितना आएगा ये निकालना है। दिस हैज टू बी डिटरमिन्ड। तो इसी सूत्र में रख दीजिए, t कैन बी ऑब्टेन्ड, t इज इक्वल टू टी डैश दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 2 माइक्रोसेकेंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.998 c v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर, दिस सी कैंसल्स, सॉल्व किया जा सकता है इसको। 0.998 का स्क्वायर करिए, एक में से उसको घटाइए और फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए और फिर इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आए। जब ये करके देखते हैं तो लगभग ये 32 माइक्रोसेकंड आता है, 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 सेकेंड और about 32 माइक्रोसेकेंड इट कम्स। तो यह देखो म्यू मेसान एक्चुअली चलता है 2 माइक्रोसेकेंड तक, वही उसकी जीवन काल है, लाइफ टाइम है, 2 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वह 2 माइक्रोसेकेंड उसका अपना तब है जबकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपैरेबल वेलोसिटी से चल रहा है, 0.998 c से चल रहा है, और उसी को जब ग्राउंड ऑब्जर्वर देखता है तो वह उसका टाइम बढ़ा हुआ दिखता है, टाइम डायलेटेड दिखेगा, टाइम डायलेशन है, बढ़ा हुआ टाइम दिखेगा। यहाँ आपने पढ़ रखा है t विल बी ग्रेटर देन टी डैश, तो ये बढ़ा हुआ टाइम इसको 32 माइक्रोसेकंड लगता है। तो इसलिए अब देखो समय दो हो गए, एक तो टी डैश एक्चुअल जीवन काल म्यू मेसान का 2 माइक्रोसेकंड है, लेकिन ये 2 माइक्रोसेकंड तब है जब वो 0.998 c से चल रहा है। अब इसी को जब साइंटिस्ट जो लेबोरेटरी में बैठा हुआ देख रहा है तो उसको लग रहा है कि नहीं नहीं, म्यू मेसान तो 32 माइक्रोसेकंड तक चल रहा है, और 32 माइक्रोसेकंड से यदि चल रहा है, इसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो निकाल लीजिए एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड,
एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवर्स्ड बाय म्यू मेसान टुवर्ड्स अर्थ, पृथ्वी की तरफ सीधा भागे तो कितना चलेगा, तो टुवर्ड्स अर्थ ये वैल्यू आ जाएगी। वेलोसिटी है 0.998 c या 2.994 इंटू 10⁸, 2 इंटू 2.994 इंटू 10⁸, और समय अब 2 की जगह पर 32 हो गया है। यही एक्सप्रेशन इंटू 32 इंटू 10⁻⁻6। टाइम ही खुद 2 माइक्रोसेकंड का 32 माइक्रोसेकंड हो गया, 16 गुना बढ़ गया है। तो ये डिस्टेंस इसका भी 16 गुना हो जाएगा, लगभग 9600 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवर्स करेगा। 9600 मीटर मतलब 9.5 किलोमीटर, या जो थोड़ा नीचे प्रोड्यूस हो रहा है, जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय म्यू मेसान इन द आईज ऑफ द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में ये कितनी दूरी दिखेगी, ये दूरी दिख जाएगी। अब मान लो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 9600 मीटर ये चलेगी, और इस तरह से म्यू मेसान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होने के उपरांत ये फिर यहाँ तक पहुँच जाता है, पृथ्वी की सतह तक चला आता है। और इस तरह से म्यू मेसान का पैराडॉक्स जो है कि म्यू मेसान भाई अपने से तो केवल 600 मीटर चल सकता है, तो पृथ्वी की सतह पे तो पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तब प्राप्त हुआ जब टाइम डायलेशन का सूत्र हमको प्राप्त हो गया, टाइम डायलेशन के बारे में आइडिया हमको प्राप्त हुई आइंस्टाइन के प्रपोजल से। तो इस टाइम डायलेशन का प्रयोग करते हुए हमने इस म्यू मेसान के पैराडॉक्स को सॉल्व किया, और यह एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि the formulation associated with the time dilation represents a real mathematical equation because it is able to explain an experimental paradox, experimental undefined unexplained experimental facts को ये बताता है। तो इसलिए पूछा जाता है develop expression for time dilation, define different parameters used and so that इट रिप्रेजेंट्स ए रियल इफेक्ट। तो यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बहुत बड़ा मिल जा रहा है टाइम डायलेशन के लिए, और चूंकि प्रूफ मिल गया तो इसका मतलब वी आर मूविंग इन द प्रॉपर डायरेक्शन। आइंस्टाइन की सोच सही है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यदि प्रॉपर हमको सिचुएशन मिल गए कि ऐसे ऑब्जेक्ट प्राप्त हो गए जिनकी वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इसी ढंग के कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें मिल जाएगा। लेकिन कम से कम टाइम डायलेशन के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। एक बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, और न्यूमेरिकल के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो भी न्यूमेरिकल आपकी किताब में दिए हुए हैं, और मैं यहाँ भी जैसे आपको बताया कि प्रॉपर टाइम जो मैंने एक्सप्लेन किया, और उससे चीज़ें आपको समझ में आती जा रही है। किताबों में गलती है, एक ने गलत किया तो सब उसको कॉपी करते गए, ये गलती होती गई। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल में आपको अटपटा स्वयं लगेगा कि ये कैसे, एक जगह तो ऐसा किया जा रहा है, एक जगह ऐसा किया जा रहा है, ऐसा क्यों, तो ये भी आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा वो कर दे। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। अब मैंने बताया है किताबों में जो भी न्यूमेरिकल आपके विशेष करके AKTU में पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकल को यदि सॉल्व कर लेंगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सक्षमता से विथ इफिशियंसी सारे न्यूमेरिकल को आप कर पाएंगे। लेकिन इस केस में मैं जैसा कि बता रहा था, आप किताबों में देखेंगे कहीं t को t' से बड़ा माना गया है, t इज ग्रेटर देन t', कहीं t इज लेस देन t' करके भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं। एक ही किताब में एक ही तरह के न्यूमेरिकल को दो तरह से किया जाना अपने में ब्लंडर है, नहीं करना चाहिए। तो या तो t ग्रेटर देन t' सही है,
या फिर टी लेस देन टी डैश सही है, तो आप जो अभी तक पढ़े हो, इस पढ़ने में आपने नोटिस किया है टाइम डायलेशन में कि टी इज ग्रेटर देन टी डैश होता है। रिकॉर्डेड टाइम बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, उस घड़ी द्वारा जो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यक्स पोजीशन पे रखी हुई है, उसके द्वारा जो समय रिकॉर्ड किया जाएगा वो ज़्यादा आएगा। जो घड़ी चल रही है विथ वेलोसिटी या वी, वो सुस्त हो जाएगी। इट विल रिकॉर्ड लेस टाइम, इट विल गो स्लो, ये सुस्त हो जाएगी, कम टाइम रिकॉर्ड करेगी। तो उसका रिजल्ट है टी इज ग्रेटर देन टी डैश होता है। तो एक न्यूमेरिकल मान लीजिए ऐसा है, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड ए वॉच बी मूव्ड, लिखना चाहें तो लिख लीजिए या मैं लिख देता हूं, विथ व्हाट वेलोसिटी with what velocity should a watch be moved, एक घड़ी को किस गति से चलाया जाना चाहिए, v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, such that it loses 1 minute in 1 hour, in 1 hour। किस गति से एक घड़ी को चलाया जाए, v की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस घड़ी के लिए, ताकि 1 घंटे में 1 मिनट ये लूज कर जाए, 1 घंटे में 1 मिनट सुस्त हो जाए। किस गति से उस घड़ी को चलाया जाए कि ऐसी स्थिति बने। तो ऑब्वियसली ये किताबों में लगाया हुआ सवाल है, मुझे ध्यान आ रहा है, या इस तरह के सवाल लगाए गए हैं। यहाँ पर टी की वैल्यू जो होगी 1 घंटा है, गिवन दैट t इज इक्वल टू 1 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 1 मिनट खोता है, लूज कर जाता है, 1 मिनट सुस्त होती है, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मिनट। t इज इक्वल टू 60 मिनट, और t डैश इट लूजेज 1 मिनट, 60 मिनट की जगह पर कम पड़ेगा। देखो कंक्लूजन निकाला था, मूविंग वॉच गो स्लो, मूविंग वॉच विल गो स्लो। जो घड़ी चलती है मूविंग ऑब्जर्वर के साथ है, वो सुस्त हो जाएगी, कम समय रिकॉर्ड करेगी। तो दैट्स वाई -1। सो 60 - 1 इज 59 सेकेंड, 59 मिनट, 59 मिनट। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द वेलोसिटी विथ विच द वॉच बी मूव्ड। सूत्र का प्रयोग करेंगे वही, t इज इक्वल टू टी डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, t पता है, t डैश पता है, तो वेलोसिटी के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दें, इधर करिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, और ये हो गया t डैश बाई टी। इसको भी स्क्वायर करेंगे, या इसको फिर अरेंज कर सकते हो, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इधर ले लीजिए, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 माइनस टी डैश बाई टी होल स्क्वायर, या v की वैल्यू निकल जाएगी, v इज इक्वल टू c इधर चलेगा, c टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस टी डैश बाई टी होल स्क्वायर। c के टर्म भी आंसर निकाला जा सकता है, c टाइम्स 1 माइनस, देखो टी डैश की वैल्यू कितना है 59 मिनट, सो 59 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है 60, तो 59 बाई 60 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 59 में 60 का भाग दीजिए, फिर स्क्वायर कर लीजिए, एक में से घटाइए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, मैं फिर से कर दूं,
59 में 60 का डिवाइड करिए, उसका स्क्वायर करिए, 1 माइनस कर दीजिए और उस सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। उतना टाइम्स c विल बी द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इस घड़ी को चलाया जाना चाहिए। इस गति से ये घड़ी यदि चलेगी तो यह 1 घंटे में 1 मिनट लूज करेगी, 1 मिनट सुस्त हो जाएगी। ये स्थिति है। एक दूसरा हम न्यूमेरिकल फिर आपको दे रहे हैं, फिर बिल्कुल इसी तरह का, विथ व्हाट वेलोसिटी। और मुझे यदि सही ध्यान आ रहा है तो ये भी यूपी एकेटीयू में किसी वर्ष में पीछा हुआ है, लेकिन देखिए किताबों में कैसे लगाया गया है और आपको लगाया कैसे जाना चाहिए। विथ व्हाट वेलोसिटी शुड ए वॉच बी मूव्ड such that it loses 4 minutes in 24 hours। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। एक घड़ी को किस गति से चलाया जाना चाहिए, v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि यह 24 घंटे में 4 मिनट लूज करता है। 24 घंटे में 4 मिनट सुस्त हो जाती है। कैसे इसको चलाना चाहिए, तो फिर ऐसे ही निकालेंगे। अब आप सीख लिए तो बताइए t की वैल्यू कितनी आएगी। t की वैल्यू 24 घंटे में मिनट से होता है, तो 24 घंटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 24 आवर्स। It is to be converted into minutes, 24 into 60। 6, 24, 14, 1440 मिनट। 24 घंटे का मतलब 1440 मिनट। टी डैश की वैल्यू कितनी होगी बताइए। 1440। हाँ बोलिए। स्पष्ट है। रीट लूजेज तो माइनस आपको करना चाहिए, -4 मिनट। ये टी डैश की वैल्यू आएगी। टी डैश की वैल्यू हमेशा कम आएगी टी से। टी की वैल्यू ज्यादा आएगी 60 मिनट। टी डैश की वैल्यू कम आएगी, लूज करती है 59 मिनट। टी की वैल्यू ज्यादा है 1440 मिनट, टी डैश की वैल्यू कम आएगी, तो इसको घटाना होगा 4 मिनट को। लेकिन आप किताब हो सकता है जिस किताब को आप लेके बैठे हो तो उसमें ये 1440 प्लस 4 लिखा होगा, 1440 प्लस 4 लिखा होगा। ये असंभव है, ये कभी हो नहीं सकता। टी डैश विल ऑलवेज बी लेस देन टी, टी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टी डैश। तो इसलिए यदि ये सही है तो फिर ये गलत नहीं हो सकता, ये भी सही है। तो किताब में एक जगह माइनस किया हुआ है, यहाँ माइनस किया है, और इस तरह के प्रश्न में प्लस किया हुआ है, वो गलत है। तो यहाँ पर आपका टी डैश की वैल्यू आनी चाहिए 1436 मिनट, 1436 मिनट। और आपको निकालना है v की वैल्यू। तो फिर प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का है। और वैसे ही देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे v इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली इसको यूज कर ले रहा हूँ, c। लेकिन ध्यान रखिए इम्तहान में डायरेक्टली सूत्र को नहीं लिखेंगे। इम्तहान में करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तब यहाँ पहुँचोगे। हम डायरेक्टली यहाँ लिख ले रहे हैं v इज इक्वल टू c टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस टी डैश बाई टी होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, c टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 1436 is t dash divided by 1440 is t होल स्क्वायर, t डैश बाई टी होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 1436 में 1440 से डिवाइड करिए, उसका स्क्वायर करिए, एक में से घटाइए,
जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए और फिर c के टर्म से उत्तर निकाल लीजिए, या c की जगह पर 3 × 10⁸ रख करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें। देखो जब c के टर्म में लिखोगे तो यूनिट लिखना जरूरी नहीं, लेकिन जब c का गुणा कर दोगे तो यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यूनिट लिखना ना भूलें और इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ढेर सारे और बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, म्यू मेसान जैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। ध्यान रखना सदैव कि t विल बी ग्रेटर देन t डैश ऑलवेज, इन नो केस t विल बी लेस देन t डैश कभी नहीं होगा, t विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन t डैश। तो किताबों में कहीं कहीं उल्टा हो गया है, ध्यान नहीं दिया है। मैं नहीं कहूँगा कि लोग जानते नहीं है, जानते हैं। जल्दी रहती है, जुलाई में किताब छपनी है, जून से छपना शुरू होता है, एक दूसरे से कट पेस्ट किया, कॉपी किया और जल्दी से जल्दी किताब तैयार कर दी है। लेकिन कुछ किताबों में अब संशोधन, बहुतों से मैंने बात की है तो लोग संशोधन करने लगे हैं और इस ढंग के करेक्शन कुछ में आने लगे हैं। अन्यथा यदि गलती हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एंड ऑलवेज t इज ग्रेटर देन t डैश। दो परिस्थितियों में when v is equal to 0 then t is equal to t डैश, when v is very very less than c तब भी t की वैल्यू t डैश के बराबर आएगी। अन्यथा when v is less than c and comparable to c तो उस समय t डैश will be less than t। जो चल रही है घड़ी वो कम पढ़ेगी, जो घड़ी रुकी हुई है वो ज़्यादा पढ़ेगी, इसीलिए इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। 3 तथ्यों को, इन बातों को ध्यान में रखिएगा तो इसकी सहायता से न्यूमेरिकल को आसानी से आप कर पाएंगे। कुछ और टिपिकल न्यूमेरिकल या नई बातें फिर कल मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे।